नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है पड़ोसी देश श्रीलंका में आए समस्याओं पर हमको क्या सोचना है और उससे क्या सबक लेना है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में आज महंगाई बेलगाम हो गई है। कानून व्यवस्था इतना लचर हो गया है कि वहां के लोग सड़कों पर आ गए हैं और अपने ही सरकार के विरुद्ध कोहराम मचाए हुए हैं। वो कोहराम कोई मानवाधिकार के लिए या और किसी काम के लिए नहीं है। हर कदम पर सरकार के विफलताओं से दुखी होकर के वो सब सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। समस्याएं कोई एक होती तो वहां पर बात भी की जा सकती थी, विचार भी हो सकती थी, लेकिन समस्याएं ऐसी और इतनी गंभीर है जो समाधान उनको दूर दूर तक ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार विरोध प्रदर्शन को मान करके वो विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है, पेट्रोलियम पदार्थ बिल्कुल नहीं है, घर में गैस नहीं है, अगर कोई अनाज हो तो कैसे पकेगा, गाड़ियों में तेल कैसे पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब सवाल है कि ये क्यों हुआ और इसका समाधान क्या है और इससे हमको क्या सबक लेना है। मित्रों, श्रीलंका की कुल आबादी उतनी है जितना मेरा बनारस कमिश्नरी की आबादी है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूं। पूरा उत्तर प्रदेश से तो पाकिस्तान भी छोटा है। पाकिस्तान में 20-22 करोड़ लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिल जाएगा तब भी मेरा उत्तर प्रदेश उससे बड़ा राज्य हो जाएगा। तो हमारे देश में अगर श्रीलंका जैसी कोई समस्या आ जाती है तो क्या होगा। श्रीलंका को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मानवीय आधार पर डीजल का एक खेप भेजा है कि आप तब तक तत्कालिक राहत लें और शायद वहां के कुछ लोगों को राहत प्राप्त भी हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह की समस्या हमारे देश में होगा तो क्या होगा। हम तो 130-135 करोड़ लोग हैं, तो हमारा समस्या तो हम ही को करना है। बाहर का कोई मुल्क तो हमारा समस्या समाधान कर ही नहीं सकता। इसलिए इसकी समाधान तो हमको ही निकालना है और हम ही को सोचना है। इसीलिए हम आपके सामने आग्रह करने आए हैं। मित्रों, सबसे पहले श्रीलंका की समस्या जान लें, वहां की समस्या का जड़ जान लें तो आप उससे अवगत रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। मित्रों, जो वहां के राजपक्षे परिवार है वो श्रीलंका के सभी सीटों पर काबिज है। राजपक्षे जी वहां के राष्ट्रपति हैं, राजपक्षे जी वहां के प्रधानमंत्री हैं, राजपक्षे जी वहां के वित्त मंत्री हैं, राजपक्षे भी वहां के सेना के मंत्री हैं, राजपक्षे जी वहां के विदेश के मंत्री हैं, राजपक्षे जी वहां के सेना के प्रमुख हैं, राजपक्षे जी वहां के धन के हैं, राजपक्षे जी वहां के, मतलब राजपक्षे से शुरुआत और राजपक्षे पर समाप्त। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के परिवार में कोई जन्म लेता है तो उसके लिए कोई सीट आरक्षित हो जाती है। लालू प्रसाद यादव के घर में जन्म लेने का मतलब है कि उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक की दावेदारी हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू के घर में अगर आप जन्म लेंगे तो आपके लिए सीट आरक्षित है। देवगौड़ा साहब के घर जन्म लेंगे तो सीट आरक्षित है। अब तो ममता बनर्जी के भी घर में जन्म लेने पर उनका भतीजा टीएमसी का नेता घोषित हो चुका है। कांग्रेस में तो खैर चली रही है। तो श्रीलंका में राजपक्षे परिवार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो राजपक्षे परिवार के नाम जुड़ जाने से मंत्री हैं, वो श्रीलंका में रहते नहीं। उनका एक बेटा जो कि विदेश में रहता और पढ़ता है और विदेशी नागरिक है, वो वहां पर वित्त मंत्री है। और उसने जब इस्तीफा दिया तो कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं लेकिन श्रीलंका का सेवा करते रहूंगा। अब ये सेवा कैसे करेगा, श्रीलंका में तो तू रहता नहीं, तो सेवा किस बात का कर रहा था, तो तू विदेश में। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको विचार करना पड़ेगा कि जो लोग पारिवारिक कुनबे को प्राथमिकता देते हैं वो देश को प्राथमिकता क्या देंगे। आपको इस बात से सबक सीखना पड़ेगा कि जो लोग परिवार को लेकर के चलते हैं उन्हें देश प्रदेश का कोई मतलब नहीं होता। ये हमने पहले देखा हुआ है।
मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उनका भाई अरबोपति हो गया, जो कि एक अथॉरिटी में चपरासी का काम करता था। 15,000 रुपये तनख्वाह था। आज 15,000 करोड़ रुपए का उसके पास अवैध संपत्ति पाई गई है, सिर्फ एक नोएडा वाला बंगाल में। बाकी जगह अभी छापेमारी अलग से है। तो इस तरह की बात। मुलायम सिंह यादव का परिवार जब शासन में था तो मुलायम सिंह यादव एक स्कूल में मामूली टीचर हुआ करते थे। 5-7 हजार रुपये तनख्वाह होगा। आज ही की तारीख में 40-42 हजार रुपये तनख्वाह है आज का टीचर का। जिसको मुलायम सिंह होंगे उसको 40-100 रुपये, मतलब 4,000 रुपये की भी तनख्वाह होगी। और उनका एक बेटा, जो कि बेटा ही नहीं है, बेटा मान लिया गया है। उसके बाद दुनिया के सबसे बेशकीमती महंगी कारों का काफिला है। 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20, 14-14 करोड़ की कारें हैं उसके पास। लखनऊ का सबसे महंगा जिम उसका खुद का है, जो बेटा बेटे नहीं है। उनका एक बेटा, जो असल में उनका बेटा है और राजनीतिक वारिस भी, अखिलेश यादव के टाइल के नीचे इतना बेशकीमती था कि वो घर से जब खाली किया तो टाइल उखाड़ करके टाइल के नीचे का माल निकाला और टाइल उखाड़ करके जो कूड़ा निकाला, उस कूड़े से उसने लखनऊ के सबसे महंगे इलाके में सबसे महंगा 5 स्टार होटल बनवाया है और एक अपना लिए बंगला भी बनवाया हुआ है। और कूड़े से कुछ माल बच भी गया। समझ लीजिए वो कूड़ा कितना कीमती था जो उसने टाइल के नीचे से निकाला, क्योंकि उसने प्रदेश की चिंता नहीं की, खुद की चिंता की और धन संग्रह किया। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और इतना कर के रूप में पैसा आता है कि वो कितना हो लूटा, दिन भर, 2 दिन, दूना, रात चौगुना, लेकिन तब भी प्रदेश बर्बाद नहीं हो सका, दिवाला नहीं हो सका। कुछ आर्थिक कमजोरी आई लेकिन श्रीलंका चूंकि बहुत छोटा जगह है और वहां पर जब 2-4 परिवार के लोग लूटने लगे तो वो लूट के खत्म हो गया और बर्बाद हो गया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है हम सबके लिए कि श्रीलंका बर्बाद हुआ उलझुल राजनीतिक निर्णयों से। दूसरा, जन लुभावन नारों से और जन लुभावन योजनाओं से, विवेक विहीन फैसलों से। और वो सब हमारे भारत में होता है। वहां पर भी जैविक खेती के लिए रासायनिक प्रोडक्ट को सीधा बंद कर दिया गया। कृषि उत्पाद बंद हुआ, इसलिए कृषि आय कम हुई और औद्योगिक आय खत्म हो गई। लोगों के पास खाने का अनाज नहीं रहा। भारत में भी यही हो रहा है। भारत में एक वोट बैंक के लिए कहा जाता है कि कोई बात नहीं, आप कर्जा लीजिए, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको मुफ्त में बिजली दे देंगे। आप हमको वोट दीजिए, आप हमारे जाति वाले हैं इसलिए आपके स्कूल में फीस नहीं लेंगे। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको अस्पताल में फ्री में भर्ती करवा देंगे। मतलब सब कुछ फ्री फ्री फ्री, क्योंकि उनके पिताजी के घर से तो आता नहीं, तो फ्री करेंगे। अंततः तो अर्थव्यवस्था चोटिल हमारा होता है, अर्थव्यवस्था परेशान हमारा होता है और हम परेशान होते हैं क्योंकि करदाताओं का पैसा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पानी मुफ्त में देंगे 300-600 लीटर। आज जल बोर्ड पर हजारों करोड़ रुपए का घाटा है। उत्कर्ष भाई, मैं बीजेपी के नेता पर भी करूंगा। अभी आगे के देखिए ना, मैं शुरू होता हूं तो किसी पर कोई, मैं तो मेरे में एक ही आप लोगों के आशीर्वाद से है कि मैं सिलेक्टेड विरोध नहीं करता। आप मेरा पिछला वाला 2 वीडियो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के तारीफ में कितने में बोला है कि भाई मोदी जी, आपने योगी जी को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। एक वीडियो अभी 2 दिन पहले वाला है कि मोदी जी महंगाई पर आप बिल्कुल फेल है। जब से आपने सत्ता संभाला है तब से वित्त मंत्रालय आपने किसी कारगर वित्त मंत्री को नहीं दिया है और सब राजनीतिक अनुकंपा पर दिया हुआ है। तो मैं सेलेक्टिव विरोध नहीं करता उत्कर्ष जी। बीजेपी पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक व्यापक चर्चा हो रही है तो उसको बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या का समाधान कैसे और उससे हम सावधान कैसे हों, हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य हिट एंड रन नहीं होता। हम समाधान और सावधान की बात करते हैं कि आप ये मामला, इसे समाधान ये है और इसे सावधान ये है। तो हम सावधान करने और समाधान करने की बात करते हैं। किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी करके किसी को माइलेज देने और किसी का माइलेज बिगाड़ने मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी बात करते हैं श्रीलंका के बहाने हमको क्या करना है और हमें सबक का सीखना है। मित्रों, जन लुभाव जब नारे होंगे कि आप कृषि बिल लाएंगे, हम कृषि बिल को हटा देंगे। आप राशन अधिनियम लाएंगे, हम राशन को हटा देंगे। आप वोट अधिनियम लाएंगे, हम वोट के बैंक की ही राजनीति के तहत सब चीजों का सत्यानाश कर देंगे। आप किसान कर्जा लेगा, खेती उत्पन्न करेगा, उसके बाद वो दिवालिया घोषित कर देगा और वो करदाताओं के पैसे पे आ जाएगा। जैसे जल बोर्ड का मैं उदाहरण दे रहा था, आप बीच में रोक दिए।
28,000 और 56,000 करोड़ जल बोर्ड का अभी पिछले साल का बकाया था, जो बढ़ करके मेरे ख्याल से लाख हजार करोड़ हो गया होगा। वो जब दिवाला होगा तो पैसा कहाँ से एडजस्ट होगा? हमारा जो हम लोग कर देते हैं दिल्ली में रह करके बलिया के लोग, उस करदाताओं के पैसे से वसूल होगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जैसे कि बैंक वाले लोग बैंक घोटाला करके भाग जाते हैं तो वो एनपीए घोषित हो जाता है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में मान लिया जाता है। तो वो पैसा कहाँ से एडजस्ट होता है? आपका इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है कि अब आप जो कर्जा लिए हैं उसका 12% तब 14% से लिया जाएगा, और जो आप जमा किए हैं उसमें पहले होता था कि 7.5% देंगे, वो 4.5% हो गया, अब 2.5% तक हो गया। मतलब आप जो पैसा जमा किए हैं उसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा, और वो जो बैंक आपको कर्जा दे उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि पैसा वसूल है आपसे। अब तो टेलीफोन पर बात करने पर पैसा लग गया, एसएमएस को चार्ज पर पैसा लग गया, और अब 2 बार से ज्यादा स्टेटमेंट निकलवाओगे तो उसका पैसा लग गया। मतलब बैंक वाले किसी न किसी बहाने आपसे और ज्यादा चूसने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोक लुभावन में अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर डमाडोल हो गई। श्रीलंका जैसी स्थिति बदतर ना हो जाए, इस वजह से वो कर बढ़ा रहे हैं। और हम लोग चुप इसलिए हैं कि हमें तो राम मंदिर मिल गया, हम तो पाकिस्तान की औकात बता रहे हैं, इसलिए हमको इसमें कहीं कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि हम सब लोगों को यही विचार करना पड़ेगा कि अगर हम परिवारवाद को बढ़ावा देंगे राष्ट्रवाद के ऊपर तो श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी। हम अल्पमत की सरकार देंगे पाकिस्तान की तरफ तो इमरान खान की स्थिति हो जाएगी। हम अल्पमत की सरकार देंगे बिहार के नीतीश कुमार की तरह से तो मुकेश सहनी जैसे 2 कोड़े के आदमी का बकवास बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ की तरह से खुला और एक तरफा समर्थन और बहुमत देंगे तो नतीजा होगा कि माफियाओं के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगी और खाली की जमीनों पर गरीब लोगों के लिए घर बनेगा। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या सोचना चाहते हैं? अपने स्थिति को श्रीलंका के मुकाबले ले जाना चाहते हैं या भारत महान के परंपरा के अनुसार ले जाना चाहते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब कोई नेता आपके पास आवे और कहे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो उसके कान के नीचे 2 झनाकेदार लगाए और बोले कि क्यों मैं विकलांग हूं कि फ्री मिलूंगा, मैं चौक पर भीख मांगने वाला आदमी हूं कि फ्री मिलूंगा। तू माहौल ऐसा दे कि मैं बिजनेस करूं, रोजगार करूं, नौकरी करूं और कोई काम करूं जो और कमाऊं और 200 यूनिट के बदले में 400 यूनिट पैसा दूं। मुझे मुफ्त क्यों चाहिए? लेकिन हम ये कहेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो मुफ्त में चाहिए। तो इन सब चीजों जो लोक लुभावन नारे हैं, वो लोक लुभावन वोट बैंक के को ध्यान में रख करके जो निर्णय लिए जाते हैं और उसके जगह राष्ट्र के हितों को निर्णय लेकर के काम करेंगे तो मैं समझ पा रहा हूं कि देश आगे बढ़ेगा और श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं आएगी। वीडियो बंद करने से पहले एक बार और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि श्रीलंका को तो मानवीय आधार पर नरेंद्र मोदी ने डीजल का एक खेप भेज करके मदद दे दिया, और वो मदद जैसा कुछ वहां महसूस भी हो रहा होगा, एहसास भी हो रहा होगा। लेकिन अगर 130-135 करोड़ लोगों के सामने ऐसी स्थिति आएगी तो कौन हमारा मदद करेगा? और किसके पास इतना संसाधन दुनिया के किसी देश के पास है कि हमारा 2 दिन का भी खर्चा चला ले? कोई नहीं चलाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए आप होशियार रहिए और श्रीलंका के तरह परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को वोट का चोट दीजिए और राष्ट्रवाद और राष्ट्र हित पर सोचने वाले लोगों का साथ दीजिए। तभी जाकर के आप ऐसी दुर्दिन स्थिति से 2-4 नहीं होंगे। नहीं तो आपके सामने है दोनों उदाहरण, श्रीलंका और पाकिस्तान। आप क्या देखना चाहेंगे आपके ऊपर है। इन सब के साथ मैं राकेश परमार ये दुआ करता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बदतर स्थिति भारत में बिल्कुल ना हो, और इसके लिए आप सब बिल्कुल मनोबल बनाए रहें, टाइट रहें और मतदान के दिन सब बातों को याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।